मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको दुष्प्रेरण। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, भाग 7 में आप जानिए दुष्प्रेरण क्या होता है। प्रत्येक सांसारिक कार्य के पीछे कोई न कोई प्रेरणा अवश्य होती है। किसी भी कार्य को किसी भी कार्य से प्रेरणा को अलग नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ किसी प्रेरणा से ही लड़ी गई हैं। जब कोई अच्छे कार्य के लिए कोई विचार मिलता है तब वह प्रेरणा बन जाता है। परंतु कोई ऐसा कार्य जिसे अपराध घोषित किया गया है, उसे करने हेतु कोई सहायता मिले तो वह दुष्प्रेरण हो जाता है तथा दुष्परिणाम दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता 1860 दुष्प्रेरण मीन्स अबेटमेंट को अपराध घोषित करती है। आपराधिक कार्यों की पूर्णता के लिए दुराशय है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 107 से लेकर 120 तक दुष्प्रेरण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिनका उल्लेख इस वीडियो में किया जा रहा है। दुष्प्रेरण का अपराध 3 प्रकार से कार्य किया जा सकता है, अर्थात 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे दुष्प्रेरण का कोई अपराध संभव हो सकता है। वह इस प्रकार है। पहला, किसी व्यक्ति को उकसाकर अथवा उत्साहित कर। दूसरा, षड्यंत्र द्वारा। तीसरा, सहायता द्वारा। एक व्यक्ति किसी कार्य में दुष्प्रेरण का अपराध कारित करता है तो उस कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या उत्क्रमित करता है। एक व्यक्ति दूसरे को दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों के अर्थ में युक्त अनिश्चितता का होना आवश्यक होता है, लेकिन वास्तविक शब्दों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई व्यक्ति पत्र द्वारा भी किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर सकता है, बशर्ते कि वह पत्र पाने वाले को मिल जाए। यदि वह पत्र पाने वाले को नहीं मिलता है तो यह दुष्प्रेरण का प्रयास या दुष्प्रेरण की पूर्व की प्रक्रिया हो सकती है। उकसाकर अथवा उत्प्रेरित करके दुष्प्रेरण किया जाता है। इससे संबंधित घनश्याम सिंह का मामला है। षड्यंत्र द्वारा एक मामले में अभियुक्त ने इस तरह से कहा कि यदि मरते मरते राम राम कहें तो वह सती हो जाएगी। उस स्त्री की चिता तक गया, उसने राम राम का उच्चारण किया और चिता में आग लगा दी गई और महिला जल मरी। प्रकरण में निर्धारण किया गया कि अभियुक्त आत्महत्या के दुष्परिणाम का दोषी है। चूंकि दुष्परिणाम उसका यही है कि उसकी मृत्यु हो गई और दुष्प्रेरण है कि उसको कहा गया कि आप राम राम कहिए और आप उसमें अग्नि में बैठ जाइए। दूसरा, सहायता द्वारा। दुष्प्रेरण का अपराध किए जाने का तीसरा प्रकार सहायता द्वारा अपराध किया जाना है। एक व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी होता है किसी कार्य या अवैध कार्य द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के किसी कार्य को सरल या सुगम बनाकर उसमें सहायता करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होता है। इम्तियाज हसन के बहुत पुराने प्रकरण में एक जमींदार ने पुलिस अधिकारी को, जो चोरी के एक मामले में अनुसंधान कर रहा था अर्थात विवेचना कर रहा था, अपना मकान किराए पर दिया, यह जानते हुए कि उसका उपयोग संदेह पत्र व्यक्तियों को यातना देने में किया जाएगा। मामले में यह तय किया गया कि सहायता के द्वारा दुष्कर्म का दोषी था। यदि कोई व्यक्ति देह की गतिविधियों में
संलिप्त रहने वाले लोगों को, यदि किसी मकान मालिक द्वारा कोई मकान किराए पर दिया जाता है तो यहाँ पर वह मकान मालिक भी दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होता है। जहाँ किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के दुराशय अथवा आपराधिक षड्यंत्र का आरोप हो, वहाँ मूल अपराधी का दोष मुक्त कर दिए जाने पर, मतलब मुख्य अभियुक्त को अगर दोष मुक्त कर दिया न्यायालय ने, तो उस जगह दुष्प्रेरण को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसकी सहायता करने वाले जो उसको उत्साहित कर रहे हैं उसको फिर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। दुष्प्रेरण का अभियोग साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। अब आपको एक केसला बताते हैं। इश्तियाक बनाम यूपी स्टेट। इस प्रकरण में यह निर्धारित किया गया कि अभियुक्त ने एक व्यक्ति पर गोली मारी जिससे अभियुक्त ने उत्साहित किया था। यदि अभियोजन का साक्षी अर्थात अभियोजन का गवाह इस संबंध में संतोषजनक न रहा तो अभियुक्त के पक्ष में संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आईपीसी की धारा 109 दंड की व्यवस्था करती है। दुष्प्रेरण को 7 वर्ष तक की सजा, दुष्प्रेरक को 7 वर्ष तक की सजा व जुर्माने से दंडनीय बनाया जा सकता है। यदि दुष्परिणाम के दौरान चोट आ गई है तो दुष्प्रेरक को 14 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद।